गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है लचित बोरफुकान। ठीक है, तो ये हमारे अहोम जनरल थे 17th सेंचुरी के। ठीक है, तो ये असम में एक अहोम किंगडम था, आपको पता है। ठीक है, नहीं पता तो हम आगे देखते हैं, डोंट वरी। तो अहोम किंगडम के ये एक बहुत फेमस जनरल थे, जिनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी एक तरह से ट्रिब्यूट पे किया है और बोला है कि इंडिया का जो विजन है आत्मनिर्भर मिलिट्री माइट का, वो हमारा लचित बोरफुकन से ही जो है वो इंस्पायर होता है। ठीक है, तो अब पहले तो ये देखते हैं कि अहोम थे कौन। ठीक है, तो अहोम जो थे वो असम को रूल किया है उन्होंने ऑलमोस्ट 13th सेंचुरी से लेके अनटिल द ब्रिटिश अनेक्सेशन ऑफ असम इन 1838। तो मतलब 13वीं सदी से लेके ऑलमोस्ट 1838 तक अहोम का ही राज चला है असम में। ठीक है, तो ये असम में जो अहोम थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे किंग रुद्र सिंह जो थे उनके टाइम पर। ठीक है, 1696 से 1714 तक उनका रेन था। तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा पावरफुल अहोम्स थे असम में। कहा जाता है कि चाइनीज़ प्रोविंस जो यूनान है वहाँ से अहोम आए थे। उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे इंडो चाइना रीजन में फैलना शुरू किया उन्होंने। फिर वो नदन म्यांमार में आके बस गए, बर्मा में। ठीक है, और वहाँ से वो इंडिया में मूव हुए और असम में आए, और असम के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश तक जो है। ऑफ कोर्स उस टाइम पर अरुणाचल प्रदेश नहीं एग्जिस्ट करता था, इट वाज अ लार्जर असम किंगडम जो था, इनका अहोम किंगडम था। तो अहोम जो है उन्होंने अब करेंटली जो हमारा असम और अरुणाचल प्रदेश है उस पर पूरा राज किया है उन्होंने। ठीक है, एक एथनिक ग्रुप है, आज भी ये एथनिक ग्रुप वहाँ पर अवेलेबल है, और ये इंडिया के जो हमारे असम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स है वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, ये इनका खुद का एक लैंग्वेज और खुद का रिलीजन था जब ये इंडिया में आए थे, लेकिन धीरे धीरे ओवर द सेंचुरीज इन्होंने हिंदू रिलीजन को ही फॉलो करना शुरू कर दिया और अपनी असामीज़ लैंग्वेज जो है उसी को ही उन्होंने अपनी लैंग्वेज बना लिया। ठीक है, उन्होंने अपना कुछ भी, ना अपना रिलीजन, ना लैंग्वेज, ना अपनी कोई रिचुअल जो उनकी कम्युनिटी के रिचुअल्स थे, कुछ भी जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ थी, जो असम के लोग थे, उनके ऊपर कुछ भी इम्पोज नहीं किया। बस ऑफ कोर्स दे रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 5-6 सेंचुरीज, बट उन्होंने कभी भी कोई रूल अपना इम्पोज नहीं किया उनके ऊपर। ठीक है, अब लचित बोरफुकन कौन थे? ठीक है, नवंबर 24 को इनका बर्थडे होता है, तो जो पीपल ऑफ असम है वो उस दिन लचित दिवस मनाते हैं। बहुत फेमस वहाँ के जनरल थे, होम जनरल। तो मोमाई तामुली जो हैं वो इनके फादर थे, जो कि बहुत एक फेमस गवर्नर थे, अपर असम के कमांडर इन चीफ भी रहे। वो उनके ही एक तरह से उन्होंने ही इनको एजुकेशन दिलवाई, लचित बोरफुकन को। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ में, मिलिट्री साइंस में, स्क्रिप्चर्स में। फिर धीरे धीरे वो अपनी काबिलियत से लचित बोरफुकन जो है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी जो है वो बने। ठीक है, अंडर द होम किंग चक्रध्वज जो है उनको कमांडर इन चीफ जो है अहोम आर्मी का बनाया गया। तो एक बैटल ऑफ सराय घाट है, बहुत फेमस बैटल है ये, व्हेन अहोम किंगडम फॉट विद मुगल्स की जो सेना के साथ जब उनकी लड़ाई हुई थी मुगल आर्मी के साथ, तो ये बैटल ऑफ सरायघाट जो है अहोम और मुगल्स के बीच में थी। ये बहुत फेमस है। अब जो है हमारे जो ये बोरफुकन थे उनको पता था कि जो है मुगल जो है वो बहुत एक फॉर्मिडेबल आर्मी है, बहुत ज़्यादा उनके पास जो है इन्फेंट्री है, उनके पास बहुत सुपीरियर मिलिट्री है, तो उनको ऐसे तो हराना इम्पॉसिबल होगा। तो इसलिए उन्होंने टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ किया, और जो है अहोम आर्मी जो है उसमें डिसेसिवली जीत गई। ठीक है, अब वो जो मुगल्स थे उनको भी पता था कि जो ये बोरफुकन है, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, और वो बहुत एक सुप्रीम वॉरफेयर उनके पास सुप्रीम वॉरफेयर टेक्निक्स हैं, और वो बहुत ही सुपीरियर हैं एज़ कम्पेयर टू मुगल्स। तो उन्होंने उनको 1 लाख रुपए की उस टाइम पर ब्राइब ऑफर की कि आप अपनी आर्मी को छोड़ जाओ और जो है हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। बट ऑफ कोर्स वो नहीं छोड़ के गए। वो इवन लड़ते हुए इतने ज़्यादा ग्रीवियसली इंजर्ड हो गए थे कि उनकी आर्मी जो थी अहोम आर्मी वो डर गई और वो विड्रॉ करने लगी। लेकिन उन्होंने अपनी एक तरह से एक क्लैरियन कॉल दिया और कहा कि तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन जो किंग को, जो चक्रध्वज किंग थे, उनको बताना कि मैं अपनी आखिरी सांस तक वहाँ पर लड़ता रहा। तो इस एक तरह से ये बात बोलने से जो है उन्होंने अपनी जो आर्मी में जो है मोटिवेशन डाला, और जो है उसी मोटिवेशन की वजह से जो है मुगल्स को हराने में कामयाब रहे। ठीक है, सिंस 1999 हमारी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उनको जो बेस्ट पासिंग कैडेट होता है उनको लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल जो है
वो कन्फर करती है, ठीक है। तो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन असम, ठीक है। तो ये आपको इसलिए याद रखना पड़ेगा। असम आजकल वैसे भी बहुत न्यूज़ में चल रहा है ड्यू टू इलेक्शंस, और जो है ये हमारे वैसे भी बहुत फेमस है, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। अहोम्स भी याद रखना और लचित बोरफुकन को भी ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तोमर किंग अनंगपाल टू, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमेटी बनाई है ताकि जो 11th सेंचुरी तोमर किंग थे अनंगपाल टू, उनके बारे में ज़्यादा रिसर्च की जा सके और उनका जो एक तरह से जो गवर्नमेंट कहती है कि सही हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट की जा सके, ठीक है। तो ये अनंगपाल टू जो थे उनको क्रेडिट किया जाता है कि जो दिल्ली का नाम है वो इन्होंने ही रखा था, ठीक है। और उसको रीपॉपुलेट करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। तो ये अनंगपाल टू कौन थे? ये तोमर डायनेस्टी के एक तरह से जो है किंग थे। तोमर डायनेस्टी ने प्रेजेंट जो हमारा दिल्ली और हरियाणा है इसको रूल किया है 8th से लेके 12th सेंचुरी के बीच में। और अनंगपाल वन के टाइम पर जो कैपिटल थी तोमर्स की वो अनंगपुर थी, ऑलमोस्ट फरीदाबाद के आसपास का एरिया था, ठीक है। और अनंगपाल टू जो थे उनके टाइम पर ही दिल्ली का पूरी मतलब दिल्ली जो है उसको कैपिटल बनाया गया, ठीक है। अब कहा जाता है कि जो तोमर डायनेस्टी है उनकी एंसेस्ट्री जो है वो पांडव, जो महाभारत के पांडव थे उन्हीं की फैमिली लीनिएज से चलते आ रहे थे। ये तोमर एंसेस्ट्री उन्हीं को ही हम ट्रेस कर सकते हैं उन पांडव्स में, ठीक है। अब लाल कोट, अब आपको पता है जो पिथौरा फोर्ट है, ठीक है, दिल्ली का बहुत फेमस है। अनंग तालबाउली भी आपको पता है, जो वो आपको देखा होगा अपने स्टेयर्स जो एक बहुत फेमस हैं, जो ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेयर्स हैं और नीचे पानी इकट्ठा किया हुआ है दिल्ली में, बहुत फेमस हैं दोनों ये फोर्ट्स भी, आपको मूवीज़ में भी बहुत देखते होगे। ये दोनों ही अनंगपाल टू के टाइम पर बनाए गए थे, ठीक है। और उनके जो ग्रैंडसन थे पृथ्वीराज चौहान, ये तो सबको पता है आपको, ठीक है, बहुत फेमस है ये भी, वो बैटल ऑफ टेरेन में हार गए थे। दिल्ली सल्तनत फिर उसके बाद जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी 1192 में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये अभी इसके लिए MOU साइन हुआ है जल शक्ति मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कि हम केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है क्या? ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में। अब याद रखो कि सबसे पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट नहीं है ये, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का, उसके अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। वैसे हमने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट बहुत सारे और भी किए हुए हैं, लेकिन इस प्लान के अंदर सबसे पहला यही प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जो केन रिवर है उसमें से पानी जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा बेतवा रिवर में, ठीक है। अब ये दोनों केन और बेतवा दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको 2 फेज़ में इस काम को कंप्लीट किया जाएगा और इससे हम एनुअली 10.62 लाख हेक्टेयर्स जो है उतनी हम इरिगेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर पाएंगे 62 लाख पीपल को, ठीक है। और 103 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो पावर भी हम जनरेट कर पाएंगे। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कही जा रही है कि ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ जो है वो 2017 और 18 के प्राइस पर बताया जा रहा है कि 35,000 करोड़ के टाइम के आसपास की कॉस्ट आएगी। ऑफकोर्स अब इंक्रीज कॉस्ट होगी बिकॉज ये 2-4 साल पहले की एस्टिमेटेड कॉस्ट है, अब तो थोड़ी इंक्रीज़ हो गई होगी कॉस्ट। सो एनीवेज, जो अब सबसे ज़्यादा किस रीजन को इससे बेनिफिट होगा, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो वैसे भी वाटर स्टार्व्ड रीजन है बुंदेलखंड, और उसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दातिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, ये सब मध्य प्रदेश के, और जो बंदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जो उत्तर प्रदेश के, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है पानी पहुंच पाएगा जो कि अभी तक वाटर स्टार्व्ड है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट जो है इससे क्या पन्ना टाइगर रिजर्व को फ़र्क पड़ेगा? यस, एक रिटर्न रिप्लाई में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो जल शक्ति मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था कि जो दौधन डैम जो फर्स्ट फेज़ में बनाया जाएगा, जो दौधन डैम जो है उसकी वजह से जो है पन्ना टाइगर रिजर्व का ऑलमोस्ट 4,206 हेक्टेयर्स का जो एरिया है जो कोर है टाइगर हैबिटेट का है वो इफ़ेक्ट होगा इस प्रोजेक्ट की वजह से, ठीक है। क्या हमने पहले जो है इंटरलिंकिंग जो इंडिया में की है रिवर्स की? ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं ऐसे एग्जांपल्स। पेरियार प्रोजेक्ट है जिसमें हमने पेरियार बेसिन को वैगई बेसिन के साथ हमने जोड़ा है, ये हमने पहले भी कवर भी किया था इवन अपने प्रीलिम्स बूस्टर में, आपको याद होगा तो, ठीक है। फिर बहुत सारे और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, परम्बिकुलम, अलायार, कुरनूल, ये बहुत सारे और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमने रिवर्स की इंटरलिंकिंग की है।
अब बैकग्राउंड भी देख लेते हैं थोड़ा सा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का। ये सबसे पहले आइडिया 1970s में उस टाइम पर जो यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर थे उनको आया था कि ये सरप्लस वाटर एक रिवर का दूसरे वाटर डेफिशिएंट एरिया में अगर हम डाल दें तो हमारी जो पानी की समस्या है वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर राव जो है उसके बाद वो उनके बाद जो है कैप्टन दिनशॉ जो थे, दस्तूर जो थे, उन्होंने भी गारलैंड कनाल का एक प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने भी प्रपोज किया था, बट ऑफ कोर्स उसके ऊपर उतना काम नहीं हो पाया। फिर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो 1980s में बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन द्वारा, उसी में ही सबसे जो है ये हमारा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इंटरलिविंग के प्रोजेक्ट जो हैं। उसमें 2 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो है बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, कि एक तो हिमालयन रिवर्स को कैसे इंटरलिंक किया जाए और पेनिनसुलर रिवर्स को कैसे इंटरलिंक किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो इन दोनों को ही इंटरलिंकिंग का भी है, ठीक है, कि पहले हिमालयन रिवर्स आपस में इंटरलिंक हो जाए, फिर पेनिनसुलर रिवर्स आपस में इंटरलिंक हो जाए, फिर जो हिमालयन और पेनिनसुलर जो है इन दोनों को ही इंटरलिंक करना बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो है काम होगा या नहीं, ओनली द टाइम विल टेल, बट ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसमें नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसने 30 रिवर लिंक्स को ऐसे आइडेंटिफाई किया है, जिसमें 16 जो है वो पेनिनसुलर रिवर्स हैं और 14 जो है वो पेनिनसुलर रिवर्स नहीं, पेनिनसुलर कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि पेनिनसुलर प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे कि जितनी भी रिवर्स हैं उसमें 16 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इंटरलिंकिंग के उनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है, और ऐसे ही हिमालयन कंपोनेंट में 14 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हिमालयन कंपोनेंट में ही हमारा जो है केन बेतवा वाला आता है, ठीक है। ये क्लियरेंसेस की रिक्वायर्ड होती हैं, ऑफ कोर्स ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए मैंने लिखा है, आप इफ़ यू वांट टू रीड दिस जस्ट रीड इट, आपको ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो हम 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू 2012 में जो है ये पास किया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाएगा हर साल मार्च 21 को, और हम अवेयरनेस जनरेट करते हैं बेसिकली इस डे के थ्रू। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट एंड जो हमारा FAO है, ये दोनों मिल के जो है इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना है? 1/5 ऑफ इंडिया का जो लैंड है वो हमेशा फॉरेस्ट में ही कवर रहा है ऑलमोस्ट। जो हमारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है तो 2019 की, वो कहती है कि सिंस 2017, अब ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये बाइनियल होती है, मतलब 2 साल में एक बार आती है, तो इससे पिछली जो थी वो 2017 में आई थी, तो अब आनी है वो 2021 में आएगी, ठीक है। तो जो 2019 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो 2017 की रिपोर्ट के मुकाबले 0.56% जो है हमारा फॉरेस्ट में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और 1275 स्क्वायर किलोमीटर का डेंस फॉरेस्ट में इंक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस, ठीक है। अब डेंस फॉरेस्ट क्या होता है? जिसमें ट्री कैनपी ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड वाटर डे। तो 22 मार्च जो है उसको हम हर साल वर्ल्ड वाटर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम है वैल्यूइंग वाटर, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा 6th वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, उसको हम उसके लिए अब अचीव जो है अवेयरनेस जनरेट कर सकें, ठीक है। अब ये कब सेलिब्रेट करना शुरू किया गया? 1992 में, जब आपको पता है कि ये जो रियो डी जेनेरो समिट हुई थी, उस टाइम पर उसी साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भी एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और कहा कि वर्ल्ड वाटर डे जो है उसको हम 22 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया करेंगे, ठीक है। अब इंडिया में वाटर का जो है क्या स्टेटस है? एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर जो है वो 1820 क्यूबिक मीटर्स था 2001 में, और अब वो डाउन होके 1545 क्यूबिक मीटर आ गया है 2011 में, ठीक है। और कहा जाता है कि 1341 और 1140 हो जाएगा वो 2025 और 2050 तक, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हम लॉस पे जा रहे हैं, वाटर स्कार सिचुएशन होती जा रही है, ठीक है। 1700 क्यूबिक मीटर से अगर नीचे हो तो हम कहते हैं कि वो कंट्री में वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन है, और अगर 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे आ जाए तो वाटर स्कार्सिटी की सिचुएशन आ जाती है कंट्री में, ठीक है। तो हम अभी जो है ऑफ कोर्स 2025 तक जो है हम वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन में होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे वाटर स्कार्सिटी की कंडीशन में की तरफ मूव कर रहे हैं। अब वाटर का जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक तरह से रोल है, मतलब आई मीन कि उसका स्टेटस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये हमारी एंट्री 17 में आता है, मतलब स्टेट लिस्ट में आता है, और एक हमारा ये एंट्री 56 में भी आता है जो कि यूनियन लिस्ट में भी आता है, ठीक है। तो अब ये दोनों लिस्ट में कैसे हो सकता है?
वैसे तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि जो हमारी रिवर्स हैं वो इंटर स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट्स में से गुजरती हैं, तो इसको एंट्री 56 मतलब यूनियन लिस्ट में भी इसलिए डाला गया है कि इन केस अगर हमको कोई इंटर स्टेट जो है वो कोई डिसीजन लेना है वाटर के ऊपर, तो यूनियन लिस्ट जो है मतलब यूनियन जो हमारी पार्लियामेंट है वो डिसीजन ले सकती है, ठीक है। तो एंट्री 17 कहती है कि वाटर जो है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जो है एंट्री 17 से में मतलब जो पावर जो स्टेट के पास पावर होगी एंट्री 17 के तहत वाटर के ऊपर कुछ भी लॉ बनाने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अगर एंट्री 56 का यूज़ कर लिया है पार्लियामेंट ने तो जो है वो उसको सुपरसीड कर देगी और एंट्री 17 को एक तरह से पार्लियामेंट का लॉ जो है वो सुपरसीड कर देगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा मैटर है जहां पर पार्लियामेंट का लॉ एग्जिस्ट नहीं करता तो वाटर के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट जो है या कोई भी लॉ है वो स्टेट बना सकती है, स्टेट की असेंबली बना सकती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने एंट्री 56 का यूज़ करके उस सब्जेक्ट पर कोई लॉ बना दिया है वाटर के कंटेक्स्ट में, तो एंट्री 17 का उसी सेम सिचुएशन में यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बुल्धाना पैटर्न ऑफ फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो ये अब आपको जो है ये याद रखना पड़ेगा, इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है इस बार, क्योंकि महाराष्ट्र में ये बुल्धाना पैटर्न जो है ये वाटर कंजर्वेशन का एक तरह से ये एग्जाम्पल एक पैटर्न आया है, मॉडल आया है, और इसको नीति आयोग ने भी अपनी ड्राफ्ट गाइडलाइंस इसके ऊपर एक तरह से इशू की है, ठीक है। अब ये मॉडल है क्या बेसिकली, अब सोचो कि कोई किसी एरिया से अगर हाईवे निकल रहा है, ठीक है, किसी गांव से अगर आप हाईवे को निकाल रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर हाईवे बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर को ये कहा गया है या जो भी कंस्ट्रक्शन की एजेंसी है, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो, जो भी जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रही है हाईवेज़ की, उसको वहाँ पर आसपास के गाँव में एक तरह से खड्डे खोदने होंगे, एक्सकेवेट करना होगा अर्थ को, इस हिसाब से कि वो अपनी जो उनको बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, मतलब उनको जो एक तरह से मिट्टी या रेता चाहिए होता है वो उसको भी लेके जा सकते हैं, और उस खड्डे का यूज़ जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वहाँ की जो विलेज है या पंचायत है वो उसका यूज़ करे, ठीक है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, पंचायत जो है उनको जो है एक तरह से एक्सकेवेटेड अर्थ मिल गई, मतलब उनको पॉन्ड मिल गया, मतलब एक तरह से वो एक बहुत बड़ा खड्डा खोद कर चले गए जिसमें वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं, वो पॉन्ड बना सकते हैं उसका, ठीक है, और वाटर बॉडीज़ बना सकते हैं उन, और विलेज जो है उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा, उसको कंस्ट्रक्शन का कोई भी एक तरह से कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, खुद कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका ये फ़ायदा है कि वो उसको बिल्डिंग मटेरियल मिल गया वहाँ से, ठीक है, जो उसको रेता चाहिए था या जो भी मिट्टी चाहिए थी वो सारी उसको उस एरिया से मिल गई, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि पंचायत या जो है या वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है जो स्टेट्स के, वो कोई चार्ज नहीं लेंगे उन एजेंसीज से, उस कॉन्ट्रैक्टर से जो कि अर्थ को एक्सकेवेट कर रहा है, ठीक है। और सिमिलरली जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ जो है चार्ज नहीं ले सकता पंचायत से या स्टेट से फॉर डूइंग दिस वर्क, ठीक है, जिससे कि वो पॉन्ड या फिर वाटर बॉडी उस एरिया में बना रहा है या डिग कर रहा है, जो लैंड को डिग कर रहा है वो बिना कॉस्ट के होगा, एक तरह से म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा दोनों के लिए, विलेज का भी काम हो जाएगा, वाटर बॉडी बन जाएगी उनके लिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बिल्डिंग मटीरियल मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बुल्धाना पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ये बुल्धाना जो है एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये जो है ये पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया था सबसे पहली बार, तो उसी के मॉडल पर ये नाम रख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गांधी पीस प्राइज़। तो जो इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वो इस बार जो है 2020 का मिला है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फाउंडर हैं, जो फादर हैं बेसिकली बांग्लादेश के। और जो 2019 का प्राइज़ है वो सुल्तान कबूस, जो कि ओमान के जो सुल्तान थे, जो कि जिनकी डेथ हो गई है, उनको मिला है 2019 का प्राइज़, ठीक है। तो 2019 का सुल्तान कबूस को मिला है और 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को मिला है, ठीक है। तो अब देखते हैं गांधी पीस प्राइज़ के बारे में। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि पोस्ट ह्यूमसली आफ्टर द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल वो प्राइज़ उन्हें मिल रहा है, ये ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है उनकी डेथ हो चुकी है और इनको ये दोनों को ही प्राइज़ मिल रहा है, ठीक है। अब गांधी पीस प्राइज़ के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ जो है वो हर साल जो है अनाउंस किया जाता है। 1995 में सबसे पहली बार इसको अनाउंस किया गया था, 125th बर्थ एनिवर्सरी जो महात्मा गांधी जी की थी, उस टाइम पर इसको सबसे पहली बार अनाउंस किया गया था। अब वो उन इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों को ही मिल सकता है ये प्राइज़, ठीक है, जो कि सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं
थ्रू नॉन वायलेंस या फिर किसी भी गांधीयन मेथड्स के थ्रू, ठीक है। अब इसमें 1 करोड़ तक का प्राइज़ मिल सकता है कैश में, या फिर ऑफ कोर्स जैसे इस केस में डॉलर्स में मिल सकता है उनको, जो कि किसी भी करेंसी में बेसिकली इस 1 करोड़ को कन्वर्ट करके उनको वो प्राइज़ मनी दे सकते हैं, ठीक है। ये ओपन टू ऑल पर्सनस है रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, रेस, क्रीड और जेंडर। और इसको डिसाइड कौन करता है कि ये प्राइज़ किसको मिलेगा? एक कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के, या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के, जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं वो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये डिसाइड करते हैं कि वो उस साल का अवार्ड किसको मिलेगा, ठीक है। अगर ज्यूरी को, मतलब ये कमेटी को लगता है कि किसी को भी नहीं देना चाहिए इस साल, तो उस साल के अवार्ड को स्किप किया जा सकता है, जैसा कि 2006 और 2012 में स्किप किया गया था। उस साल किसी को भी प्राइज़ नहीं दिया गया था, ठीक है। ये कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं जिनको ये प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है, जैसे नेल्सन मंडेला, अक्षय पात्रा फाउंडेशन एंड ऑल दैट। इवन इसरो को भी ये प्राइज़ मिला हुआ है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। ये आपको न्यूज़ में, आई एम सॉरी, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि इनमें से किसको मिला हुआ है, बिकॉज ये अभी रिसेंटली हमने अनाउंस किया तो ये न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जल शक्ति अभियान। तो ये कैच द रेन एक तरह से एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन शुरू किया है गवर्नमेंट ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है रिसेंटली, और कहा है कि मनरेगा के जितने भी फंड हैं वो सारा हम यूटिलाइज करेंगे रेन वाटर कंजर्वेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जब तक मानसून नहीं आता, ठीक है। तो ये कैच द रेन इनिशिएटिव है क्या? इसको अक्रॉस द कंट्री जो है इस कैंपेन को चलाया जाएगा, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में, मार्च 22 से लेके 30 नवंबर तक। मतलब हम प्री मानसून और मानसून पीरियड दोनों में हम जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और मनरेगा जो है उसी के थ्रू इसको बनाया जाएगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। और हम वाटर कंजर्वेशन को इसके थ्रू ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से और सॉइल के स्ट्रेटा के हिसाब से उन एरियाज़ में बनाए जाएंगे एज़ पर लोकल कंडीशंस, ठीक है। अब जल शक्ति अभियान क्या है? ये एक वाटर कंजर्वेशन का एक कैंपेन है, वाटर सिक्योरिटी का एक कैंपेन है, जिसको 2019 में फर्स्ट फेज़ जो था उसको 2019 में जो है स्टार्ट किया गया था। ऑफ कोर्स और जो सेकंड फेज़ है वो अभी 1 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट होना है, ठीक है। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और इवन स्टेट गवर्नमेंट्स की, ये सब मिलकर काम कर रही हैं। और जो हमारा जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स के ऊपर फोकस किया गया इस कैंपेन का। 1592 वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स हैं ऐसे 256 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनके ऊपर इसका फोकस किया गया है, ठीक है। ऑफकोर्स ये फर्स्ट फेज़ के डेटा है, ये फर्स्ट फेज़ में इन डिस्ट्रिक्ट्स में और इन ब्लॉक्स में इसका फोकस किया गया था। ऑफकोर्स अब देखेंगे आने वाले टाइम में 1 अप्रैल से जब ये लॉन्च होगा जिसका सेकंड फेज़, तब इसमें कितने और डिस्ट्रिक्ट्स और कौन से ब्लॉक्स इसमें ऐड किए जाएंगे, ठीक है। अब 5 इंपॉर्टेंट वाटर कंजर्वेशन इंटरवेंशन इसके अंदर कौन कौन सी की जा रही हैं? वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल और जो वाटर बॉडीज़ थे उनको रेनोवेशन करना, फिर वाटर और रिचार्जिंग ऑफ रीयूज़ ऑफ वाटर और रिचार्जिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, वाटर शेड डेवलपमेंट करना और एफॉरेस्टेशन, ये सारा इसमें कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब हाउ सीरियस इज़ द वाटर स्कार्सिटी सिचुएशन इन इंडिया? अब नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 600 मिलियन इंडियंस जो है वो हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन डबल हो जाएगी बाय द ईयर 2030 तक, ठीक है। और अगर ऐसा ही रहा तो इंडिया का 6% जीडीपी का लॉस होगा ऑलमोस्ट बाय द ईयर 2050। और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है हमारे इंडिया में वो ग्राउंड वाटर की सिचुएशन का है, क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का, सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ इंडिया ही करता है। अब ये फिगर देखो इतनी हाई है कि यूएस और चाइना जितना मिलाकर यूज़ नहीं करते ग्राउंड वाटर का, उतना अकेला इंडिया ही यूज़ करता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे जल शक्ति अभियान और ऐसे मिशन चलाए जाएँ, कैच द रेन जैसे, ताकि हम अपने वाटर स्कार्सिटी की सिचुएशन को सुधार सकें और ये हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन एफर्ट्स की तरफ हम मूव कर सकें, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।